नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पॉल्यूशन का सॉल्यूशन। अब देखिए, जब भी सर्दियां आती हैं तो दिल्ली वालों के जहन में एक ही सवाल आता है, मास्क पहने या दिल्ली छोड़कर भाग जाएं। अब जैसे ही AQI 400 के पार, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार गया, ट्रैफिक का बुरा हाल हो जाता है, फ्लाइट्स कैंसिल होने लगती हैं, अस्पतालों के बाहर लंबी कतार लग जाती है क्योंकि डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। लेकिन ये जो समस्या है, ये कोई सर्दियों की नहीं है, ये ईयर राउंड है, यानी कि पूरे साल ये समस्या रहती है पॉल्यूशन की। और आज हम कोई ब्लेम गेम नहीं करने जा रहे, ना कोई पॉलिटिक्स की बात होगी। आज सिर्फ और सिर्फ शुद्ध सॉल्यूशन की बात होगी कि क्या उपाय हैं इस पॉल्यूशन से बचने के लिए। मेरे साथ दो बहुत ही खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं अनुमिता रॉय चौधरी, मैडम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर लविश भंडारी जी भी हैं, डॉक्टर सेंटर फॉर सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, तालियों के साथ। पॉलिटिक्स की बात होगी। आज सिर्फ और सिर्फ शुद्ध सॉल्यूशन की बात होगी कि क्या उपाय हैं इस पॉल्यूशन से बचने के लिए। मेरे साथ दो बहुत ही खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं अनुमिता रॉय चौधरी, मैडम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर लविश भंडारी जी भी हैं। डॉक्टर साहब प्रेसिडेंट हैं और साथ ही सीनियर फेलो हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, माफ कीजिएगा, सेंटर फॉर सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, तालियों के साथ। अनुमिता मैम, मैं आपके ही डेटा से यानी CAC के एक डेटा का जिक्र करता हूं जिसमें कहा जा रहा है कि अगर आपको दिल्ली में एयर पॉल्यूशन कम करना है तो ऐसे में आपको सबसे पहले एयर पॉल्यूशन को अगर कम करना है या फिर उसको एक क्वालिटी लेवल तक लाना है तो उसके लिए 60 से लेके 65% तक कम करना होगा PM। अब PM की जब बात करते हैं, PM 2.5, PM10 तो है लेकिन PM 2.5 अगर कम करना है तो उसके लिए 3 मेन सोर्सेज हैं। एक को तो हम जानते हैं कि व्हीकल है, बाकी जो 2 सोर्सेज हैं वो क्या है और कैसे कर सकते हैं। देखिए, अभी तो काफी सारे जो स्टडीज हमारे सामने मौजूद हैं उससे साफ ये निकल के आता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो तो जैसे आपने कहा व्हीकल्स हैं, पर व्हीकल्स के बाद जो बाकी 3 और सोर्सेज की जो जिक्र किए गए हैं वो एक है बायोमास बर्निंग, दूसरा है, और बायोमास बर्निंग हम जब कहते हैं तो उसमें जो घरों में चूल्हा जलता है वो भी है, जो वेस्ट बर्निंग है वो भी शामिल है, और उसके साथ साथ जो एपिसोडिक प्रॉब्लम जो हम कहते हैं क्रॉप फायर वो भी शामिल है। तो ये तमाम जो बायोमास जो जलाया जाता है ये एक बहुत बड़ा कारण है उसका प्रदूषण का। और उसके साथ साथ अभी ये भी कह रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन, डस्ट और जो पेरिफेरल इंडस्ट्रीज हैं ये है तमाम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन आज इस शहर में है। लेकिन मैम, अगर इनको हम कंट्रोल कर भी लेते हैं, अगर मैम इनको हम कंट्रोल कर लेते हैं तो कंट्रोल करने के बाद भी क्या ये सोर्सेज जो हैं ये पूरी तरह से इनको आप हटा सकते हैं? ये बहुत अच्छा आपने पूछा। तो ये समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं, थोड़ा जो पैंडेमिक का समय था, जो हार्ड लॉकडाउन डेज हुए थे, जब सब बंद पड़ा था, सिर्फ शहर में ही नहीं पूरे कंट्री में जो एकदम हार्ड लॉकडाउन जब चल रहा था, तब उस वक्त था जब हमने जो ब्लू स्काई सेलिब्रेट किया जा रहा था। सब कह रहे थे कि हमें तो पंजाब की सिलीगुड़ी से कांचनजंगा दिख रहा है, टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन। पर तभी भी जब सब कुछ बंद पड़ा था, तभी भी इस शहर में जो प्रदूषण की मात्रा थी वो WHO से काफी ऊंचाई पे थी, और हम सिर्फ लगभग जो हमारी नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसको हम मीट कर पा रहे थे। अब बात यह है कि जो सवाल आपने पूछा कि ऐसा क्यों अगर इनको भी अगर हम खत्म कर देते हैं शहर में, तभी भी क्या प्रदूषण का समाधान हमें मिलेगा। ये समझने के लिए थोड़ा हम ये ध्यान दें कि प्रदूषण कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री को मानते हुए नहीं चलता, वो उसकी एक ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होती है। और आज आंकड़े हमें दिखा रहे हैं कि दिल्ली की जो अपनी प्रदूषण है वो 30% के करीब है, जो बाकी 70% सर्दियों के समय वो बाहर से आ रहा है। और दिल्ली भी
जो डाउनविंड साइड है जैसे नोएडा है एंड बियॉन्ड, वहां पर की जो प्रदूषण है वहां पे दिल्ली की जो कंट्रीब्यूशन है वो 40% तक जा सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली कोई एक ग्रीन आइलैंड नहीं बन सकती अगर पूरी इंडो गैंजेटिक प्लेन जहां पे 7 राज्य हैं, अगर वहां पे प्रदूषण इसी तरीके से थम जाएगा। तो अगर हमें साफ हवा देखना है, दिल्ली की अपनी प्रदूषण को तो जीरो बनाना ही है, पर उसके साथ साथ पूरे रीजनल एयर शेड लेवल पे हमें उसी सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन करना होगा जो हम चाहते हैं कि दिल्ली में हो। इसके लिए तो कई बार हम लोग ऑड एंड इवन का भी चलाते हैं, जैसे सर्दियां आती है ऑड इवन का इस्तेमाल कई बार किया जाता है, लेकिन क्या ऑड एंड इवन को आप एक टेम्पररी सोल्यूशन मान सकते हैं क्या? देखिए जो ये या फिर परमानेंट सोल्यूशन? ये तो बिल्कुल ही परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, पर यहाँ अगर आप देखें कि अगर ऑड एंड इवन की बात हो रही है, कंस्ट्रक्शन पे रोक लगाई जाती है, ट्रकों को हम बंद करते हैं, BS4 गाड़ियों को बंद करते हैं, पर ये है टेम्पररी इमरजेंसी एक्शन। ये तभी लिया जाता है जब सर्दियों के समय प्रदूषण की मात्रा सीवियर तक पहुंच जाती है, और उसका कारण ये नहीं कि एकदम से सर्दियों के समय प्रदूषण की जो सोर्सेज हैं उनकी संख्या बढ़ गई। इसका कारण है कि उस समय एक एटमॉस्फेरिक चेंज होता है, और उसके कारण जो हवा जब दब जाती है शहर में, तब उसके साथ साथ प्रदूषण भी दब जाता है, और तब इमरजेंसी एक्शन के जरिए आप यही सिर्फ कर सकते हैं कि तो और भी लोडिंग ना हो पोल्यूशन की। पर अगर समाधान चाहिए तो इमरजेंसी एक्शन से आपको समाधान नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको राउंड द ईयर एक्शन लेना पड़ेगा, और वो होगा एक एनर्जी ट्रांजिशन कि हर सेक्टर में साफ ईंधन की इस्तेमाल करना। दूसरा मोबिलिटी ट्रांजिशन कि निजी गाड़ियों के ऊपर निर्भरता को कम करें, गाड़ियों की संख्या को कम करें, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप मजबूत करें। और तीसरा है जिसको हम कहते हैं सर्कुलैरिटी, कि ये जो सारे अर्बन एरियाज में हमारे शहरों में शहरीकरण के कारण और हमारी कंजम्पशन के कारण जो वेस्ट जनरेशन हो रहा है, उस वेस्ट को आप खत्म करें बाय रिसाइकलिंग दैट वे, जो जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट जो हम कहते हैं। तो ये 3 एरियाज हैं जहां पे हमें बहुत बड़े स्केल पे और स्पीड के साथ हमें काम करना पड़ेगा। चलिए, आपने इसमें एक अहम चीज बोल दी, वो है ट्रांसपोर्ट को लेके। मैं डॉक्टर साहब को भी लाना चाहूंगा, डॉक्टर भंडारी हमारे साथ ही हैं। अब जरा हम लेंस इकोनॉमिकली लगाते हैं, ट्रांसपोर्ट का जिक्र हो रहा है, इलेक्ट्रिक बसेस होंगी, तमाम चीज होंगी, हमारे लिए क्या ज्यादा इकोनॉमिकली वाइबल है कि हम इस पॉल्यूशन को झेलने जैसा है, या फिर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे खर्च करें, इलेक्ट्रिक बसेस लाएं, बाकी चीजें करें? देखिए, इस तो कोई ऑप्शन तो है नहीं, पोल्यूशन तो कम करना ही है वो तो। और मैं ये कहना चाहूँगा, हर डेवलप्ड कंट्री में पोल्यूशन था, और हर डेवलप्ड कंट्री ने उसको एक समय उसको रोका है। सो डेवलपमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल दे गो हैंड इन हैंड, ऐसा नहीं है कि एक नहीं दूसरा। तो खर्चा तो करना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फुटपाथ्स भी उसमें इंक्लूडेड हैं। अब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर दें पर फुटपाथ नहीं करें, तब भी व्यक्ति 2 व्हीलर यूज करेगा, 4 व्हीलर यूज करेगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरा एक सिस्टम से समझना चाहिए, और उसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, बिल्कुल है, पर कई सारी चीजों में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। हम ये भूल जाते हैं कि फुटपाथ पे ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, उनकी सफाई करने में ज्यादा जरूरत नहीं है, पर हम वो भी नहीं करते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें खर्चा नहीं होगा, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही बताइए कि सबसे इकोनॉमिकली वायबल क्या हमारे पास सॉल्यूशन है? सबसे इकोनॉमिकली वायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट खाली मेट्रो नहीं होता है, उसमें बसेस भी होती हैं, उसमें फुटपाथ तो मैंने कहा ही ये होते हैं, उसमें और भी अलग अलग साधन होते हैं। तो वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है, और वो बिना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ये मुद्दा आप वैसे भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपने कल को हर चीज को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदल दिया, तब भी पोल्यूशन सॉल्व नहीं होगा अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी पोल्यूट करती है। चलिए, आप कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट एक बहुत अच्छा हमारे लिए वाइबल ऑप्शन है, लेकिन ट्रांसपोर्ट का जिक्र होता है, देखिए मेट्रो भी है, इलेक्ट्रिक बसेस भी आ रही है, लेकिन इसके अलावा मैम बात करते हैं तो वो है डस्ट, जो सड़कों पे डस्ट रहता है, वो भी एक बहुत बड़ा इस पॉल्यूशन का कारण बनता है, और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन का भी होता है। अब इसके लिए क्या उपाय है? ये तो नहीं है कि हर बार आए इसको बंद कर दें आप ग्रैफ 4 के बाद। देखिए, धूल और धुआं
और धूल एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है आज। और धूल का कारण यही है कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हम जो बना रहे हैं अभी, और ये ठीक से बन नहीं रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें कि जो हमारा पूरा अप्रोच है टुवर्ड्स डस्ट कंट्रोल, दो तरीके के डस्ट कंट्रोल हम करते हैं। एक है जो रास्ते की धूल है, जो रोड डस्ट कहते हैं, और व्हीकल्स के मूवमेंट के कारण जो सस्पेंशन होती है डस्ट की, उसको हमें रोकना है। और उसको रोकने के लिए सरकार आज जो ये आप देखेंगे कि ये स्मॉग गन लेके वो पानी छिड़कते जा रहे हैं। बट दैट इज रियली नॉट गोइंग टू हेल्प यू कि आप कितना पानी छिड़केंगे। अगर आप जहाँ पे खुदाई है, जहाँ पर आपने एक्सपोज डस्ट आपने रखा है, वहाँ पे आपने थोड़ी पानी छिड़क भी दिया, तो 2-3 घंटे में ही वो सूख कर फिर से धूल बनेगी। तो इसके लिए ये पूरी जो हमें एक रीडेवलपमेंट का एक टेम्पलेट हमें अपनाना होगा, उसका एक ढांचा चाहिए हमें, जहाँ पे आप जो रोड रीडेवलप करेंगे ताकि जो ये पॉट होल्स हैं उसको हटाएं, जो पेविंग है उसको ठीक से करें, जो फुटपाथ्स हैं उनको ठीक से बनाएं, जो रास्ते में ग्रीनिंग होती है उसको हम ठीक से करें। तो ये सिर्फ पानी छिड़कने से नहीं होगा, यहाँ पे आपको रीडेवलप करना पड़ेगा रोड नेटवर्क को। और दूसरी जो डस्ट की बात हम कर रहे हैं वो है कंस्ट्रक्शन, और शहरीकरण के साथ साथ कंस्ट्रक्शन अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है पूरी दिल्ली एनसीआर में। अब यहाँ पे कुछ डस्ट कंट्रोल मेजर्स बताए गए हैं, और पर इसकी जो मैंडेट और मैंडेटरी इम्प्लीमेंटेशन है, प्रॉपर एनफोर्समेंट होना, ये बहुत जरूरी है। पर कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन में सिर्फ डस्ट कंट्रोल कंस्ट्रक्शन साइट पे ही काफी नहीं है। जो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के कारण जो उसका जो वेस्ट निकलता है उसको भी हमें इकट्ठा करके रिसाइकलिंग प्लांट में हमें ले जाना पड़ेगा, ताकि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये वेस्ट नहीं है, द एंटायर वेस्ट कैन बी ब्रॉट बैक एज ए रिसोर्स। तो हमें ध्यान देना होगा कि ये जो पूरा एक इकोसिस्टम अप्रोच है टुवर्ड्स डस्ट कंट्रोल, ये हमें ठीक से इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि डस्ट इन इटसेल्फ उतना हानिकारक नहीं होता है, पर डस्ट एक माध्यम, एक मीडियम बन जाता है कि डस्ट के ऊपर एक कोटिंग बनती है, जो टॉक्सिक पोल्यूशन जो गाड़ियों से, इंडस्ट्री से निकलते हैं, वो डस्ट पे कोटिंग से बनकर सांसों के साथ हमारे लंग्स में पहुंच जाते हैं। दैट्स व्हाई डस्ट इज डेंजरस। 51% तो व्हीकल का है, इनका कितना परसेंटेज आता है पॉल्यूशन में, कंस्ट्रक्शन और डस्ट का? रिलेटिव इम्पोर्टेंस देखिए, रोड डस्ट तो जरूर ज्यादा है, पर जो कंस्ट्रक्शन डस्ट है वो और भी टॉक्सिक है, क्योंकि वहां पे आपकी कई तरीके की डस्ट उसमें मिले होते हैं जी। तो इसीलिए हमें डस्ट कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है। वो जो तरीका है अभी डस्ट कंट्रोल करने का, स्पेशली रोड्स में, इट्स नॉट द अप्रोप्रिएट वे। डॉक्टर भंडारी, ये साफ हवा की जब हम बात करते हैं तो साफ हवा के लिए हमारे पास, देखिए मैं आपके पास बार बार इकोनॉमिक्स को लेकर ही आऊंगा, क्योंकि जब भी बात होगी पॉल्यूशन की, ये बोला जाता है कि भाई इकोनॉमी के साथ जब भी हम आगे बढ़ेंगे, विकास होगा तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो हमारे पास जब व्हीकुलर हम पॉल्यूशन की बात करते हैं, PM 2.5 जिसका सबसे बड़ा सोर्स है, ऑप्शंस क्या आते हैं? एक तो है कि आप ईवी ले आइए, आप उसके अलावा एनर्जी यानी कि क्लीन फ्यूल लेकर आ जाइए, या फिर आप अपने एनर्जी सोर्सेस को बेटर कीजिए। इंसेंटिव की भी बात आती है। व्हाट आर द थिंग्स, क्या है वो एक लिस्ट? देखिए, सबसे पहले तो हम बहुत वेरी फॉर्चुनेट कि एक्चुअली ऑप्शंस हैं, क्लीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन ऐसा कई बार लगता है कि जो क्लीन ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा महंगे हैं और जो डर्टी ऑप्शंस हैं वो थोड़े सस्ते हैं। तो उसको बहुत आराम से उसको करेक्ट कर सकते हैं। आपको जो डर्टी ऑप्शंस हैं, मतलब जो फॉसिल फ्यूल्स जहाँ पर बर्निंग होती है वहाँ हम टैक्स लगाते हैं, और जो क्लीन ऑप्शंस हैं वहाँ पर हम सब्सिडी देते हैं। तो ये पर खाली एक देने से काम बनता नहीं है, क्योंकि सरकार पर लोड ज़्यादा आता है। तो आप टैक्स करिए फॉसिल फ्यूल व्हीकल्स को, पेट्रोल को, डीजल को, और आप सब्सिडीज दीजिए जहां पर ईवीज हैं। तो ये तो एक बात होती है। लेकिन ये जब भी काम करता है जब आपके पास टेक्नोलॉजी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो थोड़ा सा परसेंटेज जो आप टैक्स करते हैं उसको आपको हमेशा R&D में भी लगाते रहना चाहिए कि इंडिया के कंडीशंस के हिसाब से क्या R&D, क्या उपाय हमारे लिए हैं। तो अब जैसे तंदूर की कई बार बात आती है, क्या R&D हुई है कि क्लीन तंदूर बनाने की, कितनी हुई है? कोल बर्निंग के अलग अलग जगह सिगड़ियां जो होती हैं, क्या क्लीन सिगड़ीज में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? तो इन सब में R&D पे भी हमें हमेशा इन्वेस्ट करते रहना चाहिए।
लेकिन टैक्स की जब बात करते हैं तो आम जनता पे तो बोझ नहीं आना चाहिए ना। देखिए, अगर आपने समझदारी से करा तो आम जनता पे बोझ नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने टैक्स एक चीज को करा और सब्सिडी दूसरे को दी, तो जो व्यक्ति ईवीज पे मूव करेगा तो उसको तो कम ही लगेगा ना फिर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आम जनता पे बोझ आए, और आम जनता पे अगर बोझ भी आएगा तो 1 या 2 साल के लिए आएगा, फिर बाकी धीरे धीरे जैसे करेक्शंस होते रहते हैं तो वो उल्टा हो जाएगा। अगर आपने ये नहीं किया, अगर आपने बोला कि मैं 1 साल भी मैं बोझ नहीं ले सकता हूं या सरकार नहीं वो लोड ले सकती है, तो आपको हमेशा के लिए ये चीज झेलनी पड़ेगी। चलिए खैर, क्योंकि आप ये बोल रहे हैं कि लोड हमें लेना पड़ेगा, लेकिन कोई ना कोई तो मैम आपको लगता है कि जो जनता के ऊपर जो बोझ है वो नहीं आना, उसके बिना क्या ऑप्शन है कि टैक्स जनता ही क्यों भरे, ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं वो। देखिए, एक हमें जो थोड़ा समझदारी से देखना चाहिए वो है कि देखिए अब जो समाधान और सॉल्यूशंस के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए एक जिसको हम कहते हैं एक रिसोर्स मोबिलाइजेशन की जरूरत होती है कि अगर आपको कुछ इंप्लीमेंट करना होगा उसके लिए हमें रिसोर्सेस चाहिए और उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो एक है जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है और दूसरी तरफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। पर यह भी थोड़ा हमें सोचना होगा कि सब कुछ सिर्फ सब्सिडी के आधार पर नहीं हो सकता, क्योंकि देयर इज अ लिमिट टू हाउ मच सब्सिडी यू कैन गिव, राइट। पर ये जो अभी इन्होंने कहा कि ये जो एक पोल्यूटर पे कॉन्सेप्ट है कि जो पोल्यूट कर रहा है उसको थोड़ा ज्यादा पे करना चाहिए और उससे जो रेवेन्यू हमें मिलेगा उससे हम जो साफ हवा के लिए जो सॉल्यूशंस हम इम्प्लीमेंट करने हैं उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेस होनी चाहिए। और एक और मुद्दा जो हमें समझना होगा कि ये जो पोल्यूटर पे टैक्सेशन होता है उससे सिर्फ यही नहीं कि आपको एडिशनल रिसोर्सेस मिल रहा है, पर उसके साथ साथ एक बिहेवियरल चेंज भी आता है। क्योंकि अगर जैसे हम अभी बात हो रही है ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन की, और इसके एक मुख्य कारण है कि लगातार निजी गाड़ियों के ऊपर जो एक निर्भरता बन रही है। आज शहर में अगर हम कहते हैं कि आपको थोड़ा ज्यादा पार्किंग चार्जेस देनी पड़ेगी या थोड़ा ज्यादा टैक्स फॉर द फॉसिल फ्यूल कार, तो फिर सब एवरीवन इज गोइंग टू स्क्रीम एंड शाउट कि हमारे ऊपर ये क्यों ला रहे हैं। पर अगर हम आपको कहते हैं कि नहीं, पर अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करेंगे या इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इस्तेमाल करेंगे तो आपको कहीं पर छूट मिलेगा। तो ये जो एक बैलेंसिंग है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ द डे सोल्यूशन इज नॉट ओनली अबाउट कि सरकार क्या इंप्लीमेंट करेगी, वो इंप्लीमेंट वो भी तभी होगा जब पब्लिक सपोर्ट भी बनेगा उस इंप्लीमेंटेशन के लिए। सो इसीलिए वी हैव टू वर्क विद, एक है रेगुलेटरी इंटरवेंशन और दूसरा है मार्केट बेस्ड इंटरवेंशन। ये दोनों में हमें बैलेंस लाना पड़ेगा। डॉक्टर भंडारी, क्योंकि चीन ने कुछ ऐसा ही करके दिखाया है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि चलो भारत जो कदम उठा रहा है, चीन ने ऐसा क्या किया कि उसने अपनी पॉलिसी को किस तरह से इंप्लीमेंट किया कि 1 दशक में वहां पर वो बदलाव देखने को मिला? देखिए, उन्होंने एक पूरा होलिस्टिक एक अप्रोच थी, पर होलिस्टिक अप्रोच थी वो कैसे थी ये सब जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां पर जो लोकल गवर्नेंस के मैकेनिज्म्स होते हैं, मतलब जिसको हम यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, वो बहुत टाइट हैं, बहुत अच्छे से फंक्शन करते हैं। हिंदुस्तान में लोकल पुलिसिंग या जो लोकल गवर्नेंस मैकेनिज्म है वो बहुत वीक है, तो इसलिए हम रोक नहीं सकते हैं पोल्यूटर को। हम पोल्यूटर को के ऊपर फीस नहीं लगा सकते हैं। हम जो कचरा को जला रहा है उसको हमारे पास एबिलिटी, सक्षमता ही नहीं है कि हम उसको रोक पाएं। तो ये सब जो एरियाज हैं वो चीन में नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी लोकल गवर्नेंस को बहुत टाइटली रन करा हुआ है। हमने नहीं करा है, और यहां पर हमारी सबसे बड़ी चैलेंज आती है। पर ये खाली चीन की बात नहीं है, ये हर कंट्री ने अपनी जो भी कंट्री ने डेवलप करा है उसके पास पोल्यूशन प्रॉब्लम आई है, उसने उसको सॉल्व करा है। वो डेमोक्रेसीज भी हैं जिन्होंने अपनी लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करके ये चीजें जो अलग अलग छोटी छोटी चीजें हैं जो कि एडअप करती हैं बहुत बड़ी, उसको उन्होंने सॉल्व कर लिया। तो क्योंकि हम सेशन बस खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले छोटा सा एक सवाल और छोटा सा जवाब लूंगा, रैपिड ये कि कौन सी एक ऐसी चीज जो दिल्ली वालों को अभी के अभी बंद कर देनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज जो अभी के अभी शुरू कर देनी चाहिए? मैडम पहले आप, उसके बाद डॉक्टर भंडारी। मूव टुवर्ड्स जीरो एमिशन व्हीकल्स इमीडिएटली। और बंद क्या करें?
फॉसिल फ्यूल व्हीकल्स और कचरा जलाना। अभी के अभी तो फॉसिल फ्यूल व्हीकल्स, और चालू क्या करें, कंस्ट्रक्शन पे आपको बस वाटर स्प्रेइंग करना शुरू कर दें सब जगह। तो हमारे साथ अनुमिता जी थी, उसके बाद डॉक्टर भंडारी थे, जिन्होंने आज हमें बताया और समझाया कि प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, मुश्किल है, लेकिन इसे पार पाया जा सकता है, यानी कि इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। सॉल्यूशन उन्होंने दिया है, लेकिन सॉल्यूशन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास बहुत जरूरी है कि प्लानिंग होनी चाहिए, और उस प्लानिंग के अंदर आपको इकोनॉमिक वायबिलिटी भी देखनी पड़ेगी और साथ ही साथ उसका सही एग्जीक्यूशन भी देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।